हेलो एवरीवन। तो आज हम घूमने वाले हैं एक ऐसी ऑफबीट डेस्टिनेशन जो दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर्स दूर है, जिसका नाम है अलवर, राजस्थान में। तो लगभग 11 बजे के करीब हम अपने घर से निकल जाते हैं और गूगल मैप हमें दिखा रहा था अप्रॉक्सीमेटली 2.5 घंटे का रास्ता। इनिशियली गूगल मैप्स हम लोगों को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का रास्ता दिखा रहा था, जिसका टोल बहुत ज़्यादा और टाइम में भी सिर्फ 15 to 20 मिनट्स का ही गैप था। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि दिल्ली से निकलकर गुड़गांव, मानेसर, पंचगांव, कोट कासिम, किशनगंज और फाइनली हम अलवर पहुंचेंगे। इसी का स्क्रीनशॉट मैंने आपकी स्क्रीन पर भी लगाया हुआ है। इस मैप को फॉलो करके अलवर आ सकते हैं। गुड़गांव मानेसर के सिटी ट्रैफिक को पार कर कर बवाल तक आपको ऐसा ही प्रॉपर हाईवे मिलेगा, लेकिन बवाल से किशनगढ़ तक, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स का रास्ता है, वो आपको इसी तरीके से सिंगल साइडेड रोड मिलेंगी। रोड काफ़ी अच्छे से मेंटेन्ड है। 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम फाइनली पहुंच जाते हैं अलवर सिटी में। यहाँ पर हम लोगों ने लेमन ट्री होटल बुक किया हुआ था, जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 5,500 रुपये हम लोगों को पर नाइट पड़ी और इसमें हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। अगर आप विदाउट ब्रेकफास्ट करेंगे तो वो आपको रूम थोड़ा चीपर रेट्स पे मिल जाते हैं। इस रूम की बुकिंग हम लोगों ने लेमन ट्री की ऑफिशियल वेबसाइट से करी थी। द रूम साइज वॉज डिसेंट। कर्टेन खोलने के बाद काफ़ी अच्छा व्यू सामने से आता था। अगर वॉशरूम की बात करें, वॉशरूम साइज वॉज ऑल्सो डिसेंट। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फाइनली हम लोग निकल गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम था अलवर सिटी पैलेस। अलवर सिटी पैलेस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में ही आपको 3 और चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक गवर्नमेंट म्यूजियम, मूसी महारानी की छतरी और सागर द पॉन्ड। अलवर सिटी पैलेस में जाने के लिए 2 रास्ते अवेलेबल हैं। हमारी प्रेफरेंस थी कि हम बैक साइड से एंट्री करें, बिकॉज बैक साइड में आपका डीएम ऑफिस है। वहाँ पर एक प्रॉपर पार्किंग स्पेस है, जो आपसे 20 रुपीज़ लेकर आप वहाँ पर गाड़ी ईजिली और आसानी से पार्क कर सकते हैं। ये एरिया काफ़ी ज़्यादा आपको सेफ भी रहेगा और आपकी गाड़ी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप यहाँ से टर्न लेते हैं, सामने आपको ईजिली पार्किंग विजिबल होती है। फाइनली हमने अपनी किया सेल्टॉस को पार्क किया और अब हम चलते हैं अलवर सिटी म्यूजियम की तरफ। नाउ दिस इज़ द ह्यूज एंट्रेंस गेट, जहाँ से एंट्री लेकर आप लोग अलवर सिटी पैलेस, गवर्नमेंट म्यूजियम, मूसी महारानी की छतरी और सागर को देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ से एंट्री लेते हैं, लेफ्ट साइड में आपको अलवर सिटी पैलेस और गवर्नमेंट म्यूजियम देखने को मिलेगा और राइट साइड के रास्ते में आपको बाकी 2 चीज़ें, जो कि मूसी महारानी की छतरी और सागर देखने को मिलेगा। मेन एंट्रेंस के जस्ट सामने आपको एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखती है, जिसमें स्पेशली ये रेड कलर की जालियां लगी हुई थी। ये जालियां रानियों के लिए बनी हुई थी, जिससे कि अंदर बैठे बैठे रानियां बाहर का सब कुछ देख सकें, लेकिन बाहर के लोग रानी को ईजिली ना देख सकें। अब हम एंट्री ले रहे हैं अलवर सिटी पैलेस के अंदर। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज विनय विलास महल। ये महल 1793 में बना था बाय राजा बख्तियार सिंह। इस महल का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा मिक्सचर है मुग़ल और राजपूत आर्किटेक्चर्स का। महल का ग्राउंड फ्लोर जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसेस के लिए यूज़ हो रहा है और जो ऊपर के फ्लोर्स हैं वहाँ पर एक गवर्नमेंट म्यूज़ियम खुला हुआ है। महलों के बीचों बीच हैं ये फाउंटेन्स। जिस दिन हम गए थे, बिकॉज ऑफ अननोन रीजंस, ये फाउंटेन्स नहीं चल रहे थे। क्या पता जब आप जाएं आपको चले हुए मिले। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलती हैं वही रेड कलर की जालियाँ, जो उस टाइम की महारानियों के लिए यूज़ की जाती थी, ताकि वो बाहर का सब कुछ देख सकें। अब हम आ गए हैं अलवर सिटी पैलेस के अपर ग्राउंड फ्लोर पर। सामने ही आते ही आपको एक बड़ा सा आयरन का स्ट्रक्चर दिखेगा और उसी आयरन के स्ट्रक्चर के लेफ्ट में आपको गवर्नमेंट म्यूजियम में जाने का रास्ता दिखेगा। गवर्नमेंट म्यूजियम की टाइमिंग सुबह 9:45 से लेकर शाम के 5:15 तक होती है। म्यूजियम में जाने के लिए आपको ऊपर तक इसी तरह का अच्छा रैंप मिलेगा। फाइनली 3 फ्लोर चढ़ने के बाद हम टॉप पर पहुंच जाते हैं, जहां पर म्यूजियम की एंट्री थी। म्यूजियम के एरिया में एंट्री लेते ही आपको टिकट काउंटर दिखेगा,
यहाँ पर पर्सन 20 रुपीज़ की टिकट है, जिसके बाद आप म्यूजियम में एंट्री ले सकते हैं। म्यूजियम टिकट के लिए आप पेमेंट कैश, यूपीआई और इवन कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं। म्यूजियम में एंट्री करते ही हम लोगों को राइट साइड में दिखते हैं ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। थोड़े से ही आगे जाने पर हमें दिखता है एक स्टफ भालू, जिसका नाम हुआ करता था मोती। कहा यह जाता है कि ये मोती भालू काफ़ी ज़्यादा लॉयल यानी कि वफादार हुआ करता था महाराजा के। भालू के आगे हमें देखने को मिलते हैं स्टफ टाइगर, पैंथर और कुछ बर्ड्स जो माइग्रेट होकर आई थी स्कॉटलैंड से इन 20th सेंचुरी। म्यूजियम के बीचों बीच था ये इंद्र विमान, जिसमें 4 बड़े हाथी लगे हुए थे और इसी तरह के काफ़ी हिंदू भगवानों की मूर्तियां आपको देखने को मिल जाएंगी जो इवन 12वीं सदी की थी। इसके बाद हम चलते हैं म्यूजियम के दूसरे भाग में, जिसका नाम था पेंटिंग गैलरी। यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके की उस टाइम की पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। फाइनली अब हम एंट्री कर रहे हैं म्यूजियम के थर्ड और लास्ट सेक्शन में, विच इज आर्म एंड आर्मर सेक्शन। बीच में आपको देखने को मिलता है एक बहुत बड़ा सिंहासन और साइड में सभी जगह लगे हुए हैं उसी टाइम की गन्स जो उस टाइम के सोल्जर्स यूज किया करते थे। इनमें से कई गन्स की लेंथ 6 फीट से भी ज्यादा थी। फाइनली म्यूजियम से बाहर निकलते हुए हमारी नजर पड़ती है भगवत गीता पे, रामायणा पर और कुरान पर। ये तीनों ही ग्रंथ एक साथ रखे हुए थे एक ही जगह पर, जो पर्सनली मुझे देखकर काफी अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मेन एंट्रेंस के राइट साइड पर, जहाँ पर मूसे महारानी की छतरी और सागर होगा। एंट्री लेते ही हम लोगों को एक बहुत बड़ा वट का वृक्ष मिलता है, जिसको इंग्लिश में बैनियन ट्री भी बोलते हैं। फाइनली हम पहुंच जाते हैं इस पॉन्ड के पास, जिसको वहाँ पे सागर भी कहा जाता है। यहाँ पे आपको बहुत से चलते हुए फवारे दिखेंगे और हल्की हल्की हवा भी फील होगी। वो दूर जो आपको पहाड़ों पर एक बाउंड्री दिख रही है, वो बाला किला की बाउंड्री है। उसको हम कल कवर करने वाले हैं, इसलिए अलवर की पूरी इंफॉर्मेशन जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। थोड़ा सा ही आगे चलकर हमें मिलता है महादेव का एक प्राचीन मंदिर, जो कि स्थापित हुआ था 1872 में। मंदिर के एंट्री गेट पर हम लोगों को 3 फॉरेनर्स मिलते हैं, जो साइड में चाय वाले भैया से मंदिर के बारे में जानना चाहते थे, बट बिकॉज भैया को इंग्लिश नहीं आती थी तो उनको समझा नहीं पा रहे थे। तो हमने सोचा क्यों ना भारत संस्कृति के बारे में हम ही उनको कुछ बताएं। तो हमने उन तीनों फॉरेनर्स को महादेव के बारे में जितना हमें पता था उतना बताया, जिससे वो मंदिर में अच्छे से दर्शन कर पाए। शिव शंकर के धूले रूपी स्वरूप के दर्शन करने के बाद जैसे ही हम बाहर निकलते हैं, हमें सामने दिखाई देती है मूसी महारानी की छतरी। मूसी महारानी की छतरी वॉज बिल्ड बाय विनय सिंह इन द ऑनर ऑफ महाराजा बख्तवार सिंह एंड हिज क्वीन रानी मूसी, और ये बना था 1815 में। जो इसका ग्राउंड फ्लोर है वो पूरा का पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, वर्सेस जो इसका फर्स्ट फ्लोर है वो बना हुआ है मार्बल स्टोन से। द व्यू ओवर हियर इज वेरी नाइस, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू कि आप यहाँ पर अपनी फोटोज अच्छे से क्लिक करवाएं। जैसे ही आप अंदर एंट्री लेते हैं, आपको व्हाइट मार्बल के ऊपर काफी अच्छे से नक्काशी और ऊपर काफी अच्छी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। फाइनली चारों लोकेशंस देखकर और खूब सारी फोटोज क्लिक करवाने के बाद हम अपने होटल की तरफ वापस निकल जाते हैं और रात में होटल में रुक के रेस्ट लेते हैं। सो वेलकम बैक गाइस, इट्स डे 2 एट अलवर। हम लोग सुबह अराउंड 9 बजे के करीब निकल जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने होटल से। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग लेमन ट्री में रुके हुए थे। लेमन ट्री से 12 किला का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर्स के करीब है, जिसके लिए गूगल मैप अप्रॉक्सीमेटली 40-45 मिनट्स का टाइम दिखा रहा था। ये जो पहाड़ी के ऊपर आपको वाइट कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही हमारा बाला किला है। तकरीबन 15-20 मिनट की ड्राइविंग करने के बाद हम लोगों को ऐसा रास्ता दिखना स्टार्ट हो जाता है। बारा किला जो है वो सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंडर लाई करता है। तो कुछ ही देर की ड्राइविंग में हम पहुंच जाते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व के मेन एंट्रेंस पर। यहाँ से आगे जाने के लिए आपको लेनी पड़ेंगी पहले टिकट्स,
जो आपको राइट साइड के टिकट विंडो से मिल सकती हैं। 4 व्हीलर के लिए है 50 रुपये, 2 व्हीलर्स के लिए है 20 रुपये और हर एक इंडिविजुअल के लिए 10 रुपये। तो जैसे कि हम 2 लोग और एक कार के साथ थे तो हमारी टोटल टिकट प्राइस हो गई 70 रुपये। गेट से एंट्री लेते ही आपकी कार की होती है चेकिंग, जहाँ पे आपकी बूट स्पेस, इवन अंदर से भी गाड़ी चेक होती है कि आप कोई वाटर बॉटल, कोई कोल्ड ड्रिंक, किसी भी तरह की लिकर तो नहीं लेके जा रहे हैं। एंट्री पर ही हम लोगों को डूज एंड डोंट्स की एक प्रॉपर लिस्ट मिलती है। उसका स्क्रीनशॉट मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप पॉज कर कर उसको देख सकते हैं। ज़रा सा ही आगे चलने पर सडनली हम लोगों को स्पॉट होता है एक पिकॉक। और फिर फौरन ही एक डियर भी दिख जाता है। रास्ते में आगे चलते चलते हमें दिखती हैं काफ़ी गाड़ियाँ रुकी हुई और हमें साथ ही साथ दिखते हैं कुछ डियर्स। तो गाइस, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर लोकल अथॉरिटीज़ ने कोई रूल बनाया है तो वो सोच समझ के बनाया है। प्लीज़ फॉलो देम। आप ऐसे बीच रास्ते में गाड़ियाँ ना रोकें। फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं 12 किला के एंट्रेंस गेट पर। एंट्रेंस के सामने आपको एम्पल स्पेस मिलेगा पार्किंग के लिए। आप अपनी गाड़ी यहीं पार्क करके अंदर जा सकते हैं। किले में एंट्री करने से जस्ट पहले हमें एक और डियर देखने को मिला जो कि काफी ज्यादा शांत स्वभाव का था। लोग उसके साथ काफी फोटोज क्लिक करवा रहे थे। किले में एंट्री करते ही लेफ्ट साइड में आपको बाला किला की पूरी डिटेल्ड हिस्ट्री लिखी हुई देखने को मिलती है। अगर आप चाहते हैं इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। किले के राइट साइड में ग्राउंड फ्लोर पे आपको देखने को मिल जाएंगी काफ़ी सारी कैनन जो कि उसी ज़माने की हैं। कैनन के ही जस्ट साइड में आपको एक रैंप दिखता है जो आपको सीधे फर्स्ट फ्लोर पर लेके जाता है। और इस फर्स्ट फ्लोर में आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा आर्किटेक्ट देखने को मिलता है। अभी फोर्ट में काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन का वर्क भी हो रहा था। बेसिकली दे वर ट्राइंग टू रीवैम्प एंड रीस्टोर द हिस्टोरिक ब्यूटी ऑफ दिस फोर्ट। ज़रा सा ही आगे चलने पर हमको दिखता है एक बहुत ज़्यादा शानदार व्यू। जहाँ तक आप दूर दूर तक देखोगे वहाँ पे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखेगी। एक बारी को आप डाउट करोगे कि क्या आप एक्चुअली में राजस्थान में हो। काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम चलते हैं सेकंड फ्लोर की तरफ। उस टाइम पे हमें महल के अंदर काफ़ी ज़्यादा वायर्स वगैरह देखने को मिल रहे थे बिकॉज वहाँ पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। मे बी जिस टाइम तक आप लोग जाएंगे उस टाइम तक कंस्ट्रक्शन वर्क कंप्लीट हो चुका होगा और आपको किला बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखेगा। सेकेंड फ्लोर का व्यू फर्स्ट फ्लोर के कंपैरिजन 1000 टाइम्स ज़्यादा अच्छा था। लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलती है पूरी की पूरी अलवर सिटी, जहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक जैसे आपको दिखते हैं घर। और राइट साइड में आपको देखने को मिलते हैं 2 माउंटेन और उनके बीच में एक वैली। यहाँ पर हवा भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही थी। थोड़ा सा ही और ज़्यादा आगे चलने पर हमको दिखता है कि गोल्डन कलर का स्ट्रक्चर। हम लोग अक्टूबर के महीने में गए थे और इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी अच्छा टेम्परेचर फील हो रहा था। किले के जस्ट अपोजिट साइड आपको देखने को मिलता है एक टार और इस टार के ऊपर जाने के लिए आपको ये स्टेयर्स यूज़ करनी होती हैं। इन स्टेयर्स को चलते हुए प्लीज़ बी वेरी माइंडफुल बिकॉज जो साइड की बाउंड्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और जो इवन स्टेयर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा स्टीप हैं। ऊपर चढ़ के आपको काफ़ी अच्छा एक सीनिक व्यू देखने को मिलता है जहाँ पे आप काफ़ी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हैं। किले से एग्जिट करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर हमें देखने को मिलता है एक मंदिर जो कि काफ़ी छोटा लेकिन काफ़ी सुंदर मंदिर था। मंदिर के ही जस्ट साइड में आपको देखने को मिल जाएगी एक और कैनन। किले से बाहर निकलते ही 600 मीटर की दूरी पर आपको एक श्री चक्रधारी हनुमान मंदिर देखने को मिलेगा। यह मंदिर मेन रास्ते से थोड़ा हटकर है, तो आप किले से बाहर निकलते ही फौरन डेस्टिनेशन मैप्स पे लगा लीजिएगा। यह मंदिर पूरे ऑरेंज कलर से कलर्ड है और काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन है।
यहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन करे और थोड़ी देर रेस्ट लेकर आगे के लिए निकल गए। वापस जाते टाइम भी हमें कुछ डियर देखने को मिले। अरावली हिल से उतरते ही हम लोग पहुंच जाते हैं फौजी राज ढाबा में, बिकॉज वी वर फीलिंग वेरी मच हंग्री। यह ढाबा एक आर्मी वेटरन अमरचंद मीना जी का है। काफ़ी वेल मेंटेन्ड था और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आउटसाइड डाइनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर हम लोगों ने इनसाइड डाइनिंग को प्रेफर किया। अंदर घुसते ही हम लोगों को आर्मी रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा पोस्टर्स और पिक्चर्स देखने को मिलती हैं। आप फैमिली के साथ यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। खाने के लिए हम लोगों ने ऑर्डर किया दाल बाटी चूरमा, क्योंकि राजस्थान आए और दाल बाटी ना खाई तो क्या राजस्थान आए। फाइनली हमारी स्पेशल राजस्थानी थाली आ जाती है। हम लोग खाना खाकर एंजॉय कर कर वहाँ से निकल जाते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। अब हम निकल गए हैं अपने आखिरी डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है सिलिसरा लेक। ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लेक है। रास्ते में जाते हुए अगर आप गूगल मैप को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो प्लीज़ बी मेक श्योर, क्योंकि वो रास्ता गलत दिखाता है। आप वहाँ पर लोकल्स की हेल्प लें, वो आपको करेक्ट रास्ता ज़रूर बताएंगे। सिलिसरा लेक की एंट्री फीस है 100 रुपीज़ पर पर्सन। इसकी पेमेंट आप UPI और कैश के थ्रू कर सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट पर। अभी हम एंट्रेंस गेट के अंदर आ चुके हैं और ये सिलिसरा लेक के अंदर का एरिया है। थोड़ा ही दूर चलने पर आपको एक ये ब्लू कलर का गेट दिखेगा, जो बेसिकली सेकेंड एंट्री गेट है सिलिसरा लेक के लिए। थोड़ा और आगे चलने पर आपको पार्किंग एरिया दिखेगा, जहाँ पे आप अपनी राइट साइड और लेफ्ट साइड में गाड़ी लगा सकते हैं। आप यहाँ से राइट साइड का व्यू देख पा रहे होंगे कि आपको यहाँ पे प्रॉपर लेक दिख रही है। मुश्किल से 500-600 मीटर चलने पर ही आपको पार्किंग जोन मिल जाएगी और वहाँ पर आप अपनी गाड़ी पार्क करके ईजिली एंजॉय कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंट्री पॉइंट ऑफ द सिलिसरा लेक। जैसे ही आप यहाँ पर एंट्री करते हैं, आपको लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा आइसक्रीम पार्लर देखने को मिलेगा और राइट साइड में आपको पूरी लेक देखने को मिलती है। जैसे ही आप लेक में देखेंगे, आपको यहाँ पे बोटिंग होती हुई दिखेंगी। काफ़ी वाटर एक्टिविटीज़ भी होती हैं जो आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इनके रेट, इनके चार्जेस हम आपको थोड़ी देर में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं ऊपर के फ्लोर पे, जहाँ से व्यू बहुत ही ज़्यादा शानदार आता है। ऊपर आते ही लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलता है कैफेटेरिया। इस कैफेटेरिया में आप 20 रुपीज़ की कोई भी चीज़ पर टिकट फ्री ले सकते हैं। तो बेसिकली जो आपने 100 रुपीज़ की टिकट खरीदी थी वाइल टेकिंग एंट्री, उसमें आपकी 20 रुपीज़ की कोई भी चीज़ अवेलेबल होती है। तो हम लोगों ने एक वाटर बोतल और एक 20 रुपीज़ की छोटी कोल्ड ड्रिंक लेके हम आगे चलते हैं। अगर आप लोग कभी अपनी लाइफ में उदयपुर विज़िट करे हैं तो इस जगह पर आकर आपको काफ़ी ज़्यादा उदयपुर वाली ही वाइब्स आती हैं। नॉट एग्जैक्टली बट काफ़ी सिमिलर। यहाँ पर हमारी 3 तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिनके रेट्स मैंने स्क्रीन पर लगाए हुए हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसी के साथ हम फाइनली निकल जाते हैं वापस दिल्ली की तरफ। ये छोटी सी ट्रिप अलवर की काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग थी। इस वीडियो में हम लोग एक जगह नहीं जा पाए जिसका नाम है टाइगर रिजर्व, बिकॉज़ वहाँ पर वीकेंड होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा रश था। तो अगर आप कभी भी आना प्लान करते हैं तो अपने होटल वाले से या होटल मैनेजर से डिस्कस करके आप वहाँ पे टिकट ऑलरेडी बुक करवा सकते हैं। वापस आते टाइम हम लोगों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे यूज़ किया, बिकॉज हम लोगों को घर थोड़ा जल्दी जाना था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हम सेकेंड बार यूज़ कर रहे थे एंड दिस टाइम ये और भी ज़्यादा अच्छे से डेवलप हो गया था। तो अगर आप लोग जल्दी अलवर जाना चाहते हैं तो आप मुंबई एक्सप्रेसवे को यूज़ कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। टिल देन डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल।